हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे +1 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द 6th यूनिट ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन क्या होती है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासिव बॉडीज इन द यूनिवर्स। कोई भी दो बॉडीज जिनका मास है उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करने से पहले हम प्लैनेट्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लैनेटरी मोशन पे केप्लर्स ने अपने 3 लॉ दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केप्लर लॉज के बारे में। तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ, केप्लर ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं विद द सन एट इट्स वन फोकस। तो एलिप्स के दो फोकस होते हैं, जैसे हमने एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो एलिप्स के यहाँ पर दो फोकस हैं, F1 एंड F2। तो सन उसके एक फोकस पे पड़ा होता है और जो प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल शेप पाथ में इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दिस इज द केप्लर्स फर्स्ट लॉ। तो केप्लर ने अपने सेकंड लॉ में क्या बोला कि जब ये प्लैनेट रोटेट करते हैं तो इनकी और एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, मींस मान लीजिए ये एक दिन में 1 डे में प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया तो इतना एरिया इसने कवर किया। नेक्स्ट डे में ये यहाँ से इधर चला गया तो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इतना एरिया कवर किया। ये दोनों एरियाज क्या हो गए? मींस ये सभी एरियाज जो 1 डे में वो कवर करेगा इक्वल होंगे, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। दैट मींस द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये केप्लर ने अपने दूसरे लॉ में बोला, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। देन केप्लर ने अपने तीसरे लॉ में क्या बोला? थर्ड लॉ में केप्लर ने बोला कि द टाइम पीरियड, जो इसकी रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो जो एलिप्स होता है उसका एक सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, सेमी माइनर एक्सिस। तो जो लंबे वाला है उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और जो छोटे वाला है उसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो केप्लर ने बोला स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो ये थे केप्लर के 3 लॉज। तो केप्लर के लॉज के बाद इनके प्रूफ भी हम करेंगे, बट अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं आएंगे इसके प्रूफ। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने क्या बताया था हमें कि दो बॉडीज हैं मान लो हमारे पास, फर्स्ट हैविंग द मास m1 एंड सेकंड हैविंग द मास m2, separated by a distance r. R is the center to center distance between the two masses. These two masses will attract each other with a force F, which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional square of the distance between them. When we combine these two terms, then we get force is directly proportional to m1 m2 upon r square. And then removing this proportionality sign, and we get the constant which is the gravitational constant into m1 into m2 by r square. तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एंड रिलेशन। न्यूटन ने बताया जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। जितने बड़े मासेस होंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड न्यूटन ने ऑल्सो ये बताया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मीन्स the force of attraction between the two masses is inversely proportional to the square of the distance between them. तो दोनों फैक्टर्स को हमने कंबाइन किया तो उससे के बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो वहां पर एक कांस्टेंट आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है इज वेरी स्मॉल, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, वीक फोर्स है ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होती है, उससे बड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक बहुत है, इसका हमें आइडिया कहाँ से लगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू से। ठीक है, तो द नेक्स्ट वन टॉपिक इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विच इज़ मूविंग अंडर द ग्रेविटी ऑफ द सम प्लैनेट. और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसकी वैल्यू अब हमने कैलकुलेट करनी है फॉर ए बॉडी. तो यहाँ पर हमने एक अर्थ कंसीडर कर ली. तो m इज द मास ऑफ द अर्थ and r is the radius of the earth. Suppose there is a small mass m whose weight is w and weight of this mass is equal to the mass into acceleration due to gravity, and this is also equal to the gravitational force on this mass. Gravitational force on this mass is equal to the gmm upon distance between these two masses, which is the radius of the earth. तो small m से small m cancel and gravitational acceleration due to gravity is equal to the gm upon r square. तो this is the value of the gravity on the surface of earth. तो ये वैल्यू जो थी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे थी. तो यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m is the mass of the earth and r is the radius of the earth. When we put these values here, then we get 9.8 meter per second square. Mass of the earth used in this relation is equal to the 6.6 into 10 raised to power 24 kilogram, and this is the approximate value. Actual value is nearly 5.98 into 10 raised to power 24 kilogram, and radius of earth is equal to the 6.4 into 10 raised to power 6 meters. When we put these values in this relation and gravitational constant is this, then we get 9.81 something like that, the value meter per second square में. So this is the value of the acceleration due to the gravity. So now next topic is the effect of different parameters on the acceleration due to gravity. तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो acceleration due to gravity को affect करते हैं. The first parameter is the height above the ground. Height above the ground. Height above the ground. So first topic is the height above the ground. Suppose this is the earth having mass m and radius r, and let on the surface of earth there is a point 1 and at altitude h there is a point 2. तो 2 points हमने consider कर लिए. At the surface of earth the value of gravity is equal to the gm upon r square. This is the first equation. And at the height h the value of the gravity is equal to the gm upon this distance. तो distance ये कितनी आ जाएगी, r, gm upon small r का स्क्वायर. तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो है gm upon r स्क्वायर, एंड एट हाइट h द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, gm upon small r का स्क्वायर, एंड small r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द पॉइंट. अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला, स्मॉल आर. दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, देन वी गेट जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू दी जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. ये दोनों कैंसल, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एज वी नो दिस आर इज इक्वल टू दी आर प्लस एच. So final relation is r upon r plus h का square. This relation can be used for every value of h. ये relation को हम किसी भी value of h के लिए use कर सकते हैं. But if h is very small as compared to the r, then अब हम एक और relation बनाएंगे इसका. तो 1 ऊपर रख लिया हमने, तो r को नीचे ले गए. r by r is 1 plus h by r raised to power 2. Then जब इसको ऊपर लेके जाएंगे एक्सप्रेशन को, तो द पावर बिकम्स -2. Then there is a binomial expansion of this term. तो binomial expansion of this term gives the value 1. ये पावर आगे आ जाएगी -2 प्लस h by r की हायर पावर्स,
हायर पावर्स मीन्स स्क्वायर, क्यूब, एक्सेट्रा। तो अगर हम बोलें कि h इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r, अगर हाइट जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन एट हायर टर्म्स कंटेनिंग द h बाई r, हायर टर्म्स मीन्स h बाई r का जिसमें स्क्वायर है, क्यूब है, वो सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो फाइनली वी गोट जी एच बाई जी इज इक्वल टू दी 1 माइनस 2h बाई r। तो as h increases, gravity decreases. Then next article is the effect of the depth below the ground. Second is the effect of depth below the ground. इफेक्ट ऑफ डेप्थ बिलो द ग्राउंड। अब हमने क्या किया कि अर्थ की सरफेस के हम डेप्थ में आ गए हैं। एक पॉइंट हमने लिया अर्थ की सरफेस पे, दूसरा पॉइंट हमने लिया डी डेप्थ नीचे। तो वहाँ पर अब हमने ग्रेविटी सोल्व करनी है 2 पॉइंट पे। अर्थ इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m। हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर एज्यूम किया जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r एंड मास इज m डैश। तो अब हमने निकालनी है 2 पॉइंट पे ग्रेविटी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिस वैल्यू इज इक्वल टू द gm अपॉन r स्क्वायर, but at point 2 gd is equal to the gm dash upon r का square, small r का square। m dash is the mass of the imaginary earth considered passing through the point 2। तो यहाँ पर ये जो m dash है, this is different from the capital M। capital M is the mass of the whole earth and m dash is the mass of the imaginary sphere considered at this point, considered passing through this point। तो अब हमने ये रिलेशन बनाना होगा कि m डैश और m का रिलेशन क्या है। तो हम कंसिडर करते हैं अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द मटेरियल विच हैज़ द यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो अर्थ जिस मटेरियल से बनी है वो सारे की डेंसिटी क्या हमने मान ली, रो मान ली। तो रो इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द m डैश अपॉन वॉल्यूम ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। तो m is equal to the rho into volume, volume is equal to the 4/3 pi r cube, and m dash is equal to the rho into 4/3 pi small r का क्यूब। ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में ही पुट कर देंगे। तो g हमारे पास क्या आ जाएगा, g इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से क्यूब को कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 0/4/3 पाई r। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट से ही बनी है। तो सेकंड इज द g रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, g रो 4/3 पाई इंटू r, ये भी कैंसिल हो गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल सारा r बाई r। दिस r इज इक्वल टू दी r माइनस डी। तो वी गेट 1 माइनस डी अपॉन r। तो फाइनली डेप्थ पे जाने पे भी ग्रेविटी क्या करती है, रिड्यूस करती है। एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दिस d इज इक्वल टू दी r। सो सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जी डी की ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आर बाई आर, दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसके साथ का ही एक और आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ की शेप जो है वो एलिप्टिकल है, ऐसे है अर्थ की शेप। ये ज्यादा बन गई एलिप्स, तो इतनी ज्यादा भी नहीं है। एलिप्टिकल मींस अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे कम है। मींस आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन दी आर पोल। तो हमें पता है जो ग्रेविटी है वो gm अपॉन आर स्क्वायर है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी कम आर होगी, और जितना कम रेडियस होगा उतनी ज़्यादा आर होगी। दैट मीन्स ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन द ग्रेविटी एट पोल। सो पोल पे ग्रेविटी क्या होती है,
लार्ज वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू दी इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर का रेडियस जो है वो ज़्यादा है और पोल का रेडियस कम है। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पे कम होती है और पोल पे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न हम समझेंगे। तो ये मान लेते हैं हम अर्थ है, अर्थ का एक्सिस है और अर्थ इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, सॉरी रोटेट कर रही है। तो ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक इक्वेटर पे एक बॉडी पड़ी है एम मास की, स्मॉल एम मास है उसका। उस बॉडी पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दूसरी उस पर कौन सी फोर्स लगेगी? अगर वो रोटेट कर रही है तो दूसरी उस पर फोर्स लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। और इन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट निकलेगा वो होगी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन दी एफ जी। ये एफ जी को बड़े वाला एरो दिखा देना और ये छोटे वाला एरो जो है वो नेट फोर्स बताएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू दी एफ जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, and Fg is equal to mass into gravity and centrifugal force is equal to the mv square upon r. R is the radius of earth, so this is the mr square omega square upon r, that is ये हमारे पास आ जाएगा mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको mg डैश लिख लें तो g डैश आ जाएगी हमारे पास g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेटर पे आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कम हो जाएगी ग्रेविटी की। बट पोल पे, अगर पोल पे हम बात करें तो पोल पे तो रोटेशन है ही नहीं, सारी की सारी ये जो रेवोल्यूशन है वो बाकी हिस्सों में है। ये थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा सेंटर से, थीटा 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। बट ऊपर जो पॉइंट है पोल पे वहाँ पर ग्रेविटी रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर जी डैश जी के ही इक्वल होगी। बिकॉज वहाँ पे जो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी भी, अगर लगा लें कि बहुत कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी भी, तो उसकी डायरेक्शन तो यही होगी ना। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है, तो रोटेशन का इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो अगर कोई इन बिटवीन पॉइंट है एट एंगल थीटा, तो वहाँ पर आपने याद रखना है कि सोल्विंग के बाद ये जी डैश कितनी आ जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली अगर थीटा को 0 पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, अगर थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो पोल पे पहुंच जाएंगे। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि सेकंड चैप्टर है ग्रेविटेशन यूनिट का, 6th चैप्टर ऑफ द +1 फिजिक्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड ए प्लैनेट और किसी मास वाली बॉडी के अराउंड वो स्पेस जिसमें वो अदर बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, किसी अदर बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये बॉडी हाईली मास वाली, जिसका मास ज़्यादा है, वो किसी उसके अराउंड वो जगह जिसमें वो अदर बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, which is equal to the force of gravitation divided by mass, means force of gravitation per unit mass। मान लीजिए इस प्लेनेट ने, इस अर्थ ने इस मास m पे f फोर्स लगाई है, तो फोर्स पर यूनिट मास इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो m से m को कैंसिल करेंगे तो दिस इज इक्वल टू द जी एम अपॉन आर स्क्वायर। This is also equal to the acceleration due to gravity. So gravitational field intensity is equal to the acceleration due to gravity. Then next topic है हमारे पास gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Gravitational potential energy की definition क्या है? It is the amount of work done in bringing the unit mass, in bringing the mass m, it is the amount of work done in bringing the mass m from infinity to that point। जिस पॉइंट पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी हो, उस पॉइंट पर किसी m मास को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, वहां पर वो क्या बन के स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए अर्थ है और इसके नज़दीक एक पॉइंट P है एट डिस्टेंस r, अर्थ का मास है m, अर्थ का रेडियस है r। तो एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमारे पास स्मॉल m मास है, उसको हमने उठा के इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर आना है। तो उसके लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस वर्क की कैलकुलेशन करते हैं अब। तो इसके रास्ते में हमने दो पॉइंट्स लिए A एंड B एंड दिस इज द डिस्टेंस x। तो दिस डिस्टेंस इज dx। कंसिडर दिस m मास को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर उस पर एक लगेगी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू दी एफ फोर्स लगेगी यहाँ पर उस पर। तो दिस एफ इज इक्वल टू दी g(m)(m)(x²। तो ये उस पर फोर्स लगेगी ए पर पड़े हुए m मास पे। तो अगर इसको हमने ए से बी तक लेके आना है तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू दी एफ इंटू डी एक्स, g(m)(m)(x²) इंटू डी एक्स। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इन्फिनिटी टू पी का हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो अभी हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, g(m)(x⁻²) dx इन्फिनिटी टू r। तो पावर में एक प्लस करेंगे, डिवाइड में उतने ही लिखेंगे और लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। अब -1 बाहर आ जाएगा, -g(m)(1)(x) इन्फिनिटी टू r, 1/r -1/∞। तो 1/∞ इज 0, सो -g(m)(r), ये हमारा आ जाएगा वर्क डन। सो दिस वर्क इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक और टर्म यहां पर आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज है, इट इज अ वर्क डन, जो वर्क डन हमने यहां पर किया इन्फिनिटी से पी तक का वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस मास, मतलब वर्क डन पर यूनिट मास, इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो दिस इज इक्वल टू दी W infinity P डिवाइडेड बाय M माइनस g(m)(m)(r) डिवाइडेड बाय M। This is equal to the -g(m)(r). This is the gravitational potential at point P। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी और ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के कौन सी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, उसके बारे में आप हम बात करेंगे। It is the minimum velocity with which the body, if projected upwards, never comes back to the surface of Earth. It is the minimum velocity with which, if body projected upwards, never comes back to the surface of Earth. ये एक ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में दी गई मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो बॉडी वापस अर्थ में नहीं जाएगी, अर्थ पे नहीं आएगी और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो हमने कंसीडर की यहाँ पर अर्थ, तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, हमने कैलकुलेट करनी है एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास एक m मास की बॉडी है जिसको हमने एस्केप करवाना है, उसको मैंने वेलोसिटी दी ve। ve इज द एस्केप वेलोसिटी। तो हमने ये एस्केप वेलोसिटी की ही वैल्यू पता करनी है। ये अर्थ का मास m है और रेडियस r है। तो यहाँ से मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जिसका मास स्मॉल m है और विद वेलोसिटी v। तो हमारा मकसद क्या है, इस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना, मीन्स इसको इन्फिनिटी पे बन जाना। तो यहाँ पर मैंने एक 1 पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी बॉडी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने किया है -g(m)(r). मीन्स ये वैल्यू जब जैसे जैसे r को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के नज़दीक जाएगी। r जब इन्फिनिटी हो जाएगा ये u क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। 0 क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है व्हेन r इज इन्फिनिटी। जब r इन्फिनिटी नहीं होगा, r अर्थ के रेडियस पे होगा, तो ये u क्या होगी,
नेगेटिव में होगी। सो मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे वैसे u क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेगेटिव में डिक्रीज होती है इसकी वैल्यू, बट एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होती है, जीरो की तरफ बढ़ती है, नेगेटिव से जीरो की तरफ। दैट मीन्स ये इंक्रीज होता है। सो जैसे जैसे हम अर्थ की ऊपर वाली डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक पॉइंट मैंने सरफेस पे लिया, एक इन्फिनिटी पे लिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी यू इन्फिनिटी माइनस यू सरफेस। ये मैंने चेंज करना है पोटेंशियल एनर्जी का बॉडी को एस्केप करवाने के लिए। तो यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू दी माइनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी माइनस जी एम एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस पे तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो ये तो टर्म हो गई जीरो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, जिसके बटे में होगी इन्फिनिटी वो टर्म क्या होती है, जीरो होती है। प्लस का जी एम एम अपॉन आर, दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी। कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे हम बॉडी को, बाय प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये m से m कैंसल, 2 को ऊपर लेके गए, सो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। तो वी ई इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ दी 2gm अपॉन आर। तो gm की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी आर स्क्वायर के। अर्थ की सरफेस पे ये हमने फॉर्मूला किया था ना, g इज इक्वल टू दी gm अपॉन आर स्क्वायर अर्थ की सरफेस के लिए, वहां से हमारे पास आ गया gm इज इक्वल टू दी जी आर स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, r से r ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया अंडर रूट 2gr। तो जब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। तो इस सब को सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। अगर हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कभी भी अर्थ की सरफेस पे वापस नहीं आएगी। तो एक टर्म अब यहाँ पर हम और करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने ना जब 4th यूनिट किया था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला किया था मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, बट यहाँ पर तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कर रहे हैं माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो ये क्या चेंज क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो एक्चुअली में जब हम यहां पर से 1 पॉइंट से 2 पर जाते हैं एट हाइट h, तो देयर इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट चेंज इज इक्वल टू द डेल्टा u। दिस डेल्टा u इज इक्वल टू द u2 माइनस u1 एंड u2 इज इक्वल टू द माइनस जी एम एम अपॉन r2 माइनस u1 is equal to the minus gmm upon r1. This is the r1 and this is the r2. दोनों में डिफरेंस है h। तो ये है रेडियस ऑफ अर्थ। r1 is equal to the r and r2 is equal to the r plus h। दोनों की वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच प्लस जी एम एम अपॉन आर। तो यहां से हम जी एम एम को कॉमन निकाल देंगे, बीच में हमारे पास क्या बचेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। तो ये बच गया हमारे पास बीच में। तो द नेक्स्ट इज डेल्टा u इज इक्वल टू दी जी एम एम। तो अंदर हमने ले लिया एलसीएम, r इंटू आर प्लस एच, ऊपर आ गया हम एच माइनस आर, आर से आर कैंसल। तो हमारे पास बन गया ये जी एम एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, ये बन गया हमारे पास। ठीक है जी। तो ये जो एच है, अगर हम कंसिडर कर लें कि ये बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू दूसरे में बॉन्ड बना रखा है, तो उनकी एनर्जी को पहले जीरो करने के लिए हमें बाहर से वर्क ऐड करना पड़ेगा। जितना हम बाहर से वर्क ऐड कर रहे हैं वही क्या होती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो द स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी करने के पहले हम सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं कि जब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स जिसे कि अर्थ का मून है, और भी प्लैनेट्स के होते हैं अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स, बट जो आर्टिफिशियली सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जैसे इंडिया ने आर्यभट्टा किया था और उसके बाद एप्पल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किया था, तो उनको लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ पे एक बहुत ही लंबा टावर है, उस टावर से मैंने एक बॉल को फेंका, तो बॉल को मैंने कुछ वेलोसिटी देके फेंका तो वो आगे जाके गिर गई। थोड़ी सी मैंने फोर्स जहाँ पर और बढ़ा दी, मीन्स वेलोसिटी बढ़ा दी, तो ये इसकी रेंज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं ये वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये अर्थ पे गिरने की जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये बॉल अर्थ पे गिरेगी नहीं और अर्थ के अराउंड ही घूमना शुरू कर देगी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसके बाद ये जो इसका शेप है बॉडी के मोशन का वो अर्थ के राउंड ही रहेगा, बट ये एलिप्टिकल शेप बन जाएगा। और अगर मैंने ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते एस्केप वेलोसिटी पे पहुंच गया और एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर दिया, फिर ये बॉडी सीधा ही चली जाएगी, फिर ये अर्थ के राउंड घूमेगी भी नहीं, एलिप्स में भी नहीं घूमेगी और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की कैलकुलेशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज दैट हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी which is given to the body so that it will make revolution around the earth in a orbit। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कम से कम वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हम बॉडी को देते हैं अर्थ के अराउंड घुमाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आज हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कंसीडर करते हैं एक अर्थ कंसीडर की, उसका मास m और रेडियस इज r। तो उसके अराउंड हमने जो ऑर्बिट में इसको घुमाना है सैटेलाइट को, उसका रेडियस मान लिया हमने स्मॉल r। यहाँ पर एक और सैटेलाइट है जिसको हमने vo वेलोसिटी से लॉन्च किया हुआ है और हमने vo को ही कैलकुलेट करना है। तो किसी भी चीज़ को रिवॉल्व कराने के लिए हमें सेंटर की तरफ क्या लगानी पड़ती है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स। This centripetal force is here provided by the gravitational force of attraction between the satellite and the earth। तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। Centripetal force is equal to the mass into velocity का square divided by r and gravitational force is equal to the gmm upon r square। तो यहाँ से m को m से कैंसिल करेंगे, r को r से कैंसिल करेंगे एंड v नोट इज इक्वल टू दी अंडरूड gm अपॉन r। तो ये आ गई हमारे पास अंडरूड gm अपॉन r। then this gm is equal to the on the surface of earth, sorry, यहाँ पर अगर हम near the surface of earth हैं, अर्थ की सरफेस के नजदीक हैं, तो ये r is approximately equal to the radius of earth। then v naught is equal to the gm upon capital R and this gm is equal to the gr square। तो r से r कैंसिल, अंडरूट जी आर आ गया, g की वैल्यू 9.8 एंड r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी देनी पड़ती है अर्थ के नजदीक। अगर अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट से देनी है तो उसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर एक न्यू टर्म आएगी, अंडरूट gm अपॉन r किसके इक्वल है? r प्लस h पे। तो दिस इज द h क्या है? हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब हम रिलेशन बनाने वाले हैं, एक सैटेलाइट पढ़ेंगे हम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? द सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सरफेस के हिसाब से स्टेशनरी अपीयर हो, और मीन्स उसका जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड से मैच करे। मीन्स अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो है 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। देन द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट शुड मैचेस विद द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स द सैटेलाइट शुड कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स। तो उस सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितनी हाइट से लॉन्च किया जाता है सो दैट इट अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या रहनी चाहिए? तो हमें पता है कि दिस इज द अर्थ एंड इट्स मास इज m, तो इसका ये सेंटर, इसके अराउंड किसी h हाइट से हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो r इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज द r रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज h height of the satellite above the ground. तो this is the satellite of mass m moving with velocity v naught. तो हमने यहाँ पर लिखी थी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द gm/r and v naught orbital velocity is equal to the circumference of this circle divided by time period. Squaring on both sides. तो टाइम को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमने टाइम को एक तरफ रखा और बाकी सबको दूसरी साइड ले गए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर अपॉन जी एम आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया है। तो अब हम आर क्यूब को एक साइड कर लेंगे तो बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे, टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, देन आर क्यूब का क्यूब दूसरी तरफ ले जाएंगे, टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3, देन एच आर, दिस आर इज इक्वल टू दी आर प्लस एच, टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो 1/3, then h height of the satellite is equal to the t square gm upon 4 pi square raised to power 1/3 minus r। तो जब हम इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, t की वैल्यू 24 आवर्स, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स बन जाएंगे, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 एंड मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एंड 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे हम 22/7 एंड रेडियस ऑफ अर्थ को 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये जो h हमें मिलेगी ये अप्रोक्सीमेटली बाद में किलोमीटर पे चेंज करने के बाद 36,000 किलोमीटर के करीब आ जाएगी। तो दिस इज द हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ये हाइट रखी जाती है। तो ये थे ग्रेविटेशन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहली वीडियो में हमने किया था ग्रेविटेशन का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट्स तक पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो एक टॉपिक आपने खुद से करना है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ को कैसे कंसिडर करेंगे? एज ए स्फीयर लेंगे इसको 4/3 पाई आर क्यूब एंड रेडियस ऑफ अर्थ को कितना यूज करेंगे? 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो इससे कैलकुलेट करके हम डेंसिटी निकालेंगे अर्थ की, और अर्थ की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कितनी ज़्यादा आती है ये आपको निकालना है, 6 और 7 टाइम्स के करीब आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।